कांग्रेस के पास 37 सीटें होने के बावजूद भी कमजोर विपक्ष है। जनता का लगाव 2019 के चुनाव में कहीं चूक गया था, आपको लगता है? क्योंकि बहुमत नहीं आ पाया, 6 सीटें पीछे रह गई भारतीय जनता पार्टी और आपको जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। केंद्र में ऐसा क्या हुआ? 2 बार आप लोग पूर्ण मेजोरिटी के साथ थे, तीसरी बार 240 पे सिमट गए। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप लोग सभी प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो वो अल्पमत की सरकार हो जाती है। फिर वहाँ पे हरियाणा में क्या समीक्षा की? 5 सीटें हार गए आप। 19 में 10 की 10 सीटें जीते थे, 24 में 5 सीटें हार गए। समीक्षा क्या की और रिजल्ट क्या निकला? कहीं ना कहीं विपक्ष वोटर को अपनी तरफ डाइवर्ट करने में सफल हुआ। ये तो अगर सत्ता में आए ये संविधान को खत्म कर देंगे, ये तो संविधान को बिल्कुल ही बदल करके रख देंगे। एक व्यक्ति की एक जगह पर वोट हो, एक परिवार के अंदर हो सकता है, गांव के अंदर एक परिवार है, वो संयुक्त परिवार है, हो सकता है उसके अंदर 15 वोट भी मिल सकती है, गांव में 20 वोट भी मिल सकती हैं। ज्वाइंट परिवार 500 वोट मिल सकते हैं? नहीं, 500 वोट नहीं मिल सकते। पलवल में मिला, धड़ेबाजी तो बीजेपी में भी है। फरीदाबाद में 2 मंत्री उद्घाटन करते हैं एक ही लाइब्रेरी का। कोई कारण हो सकता है। क्या सीएम साहब को पावर है, वो डिसीजन ले रहे हैं, या ऊपर से चल रहा है कुछ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा था जी वन साइड, कोई बुरा माने भला माने, जनता के हित में हो ना हो, उसको उसके परिवार के हित में फैसला होना चाहिए था, कर देते थे। लेकिन आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे बहुत ही पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं और हरियाणा प्रदेश को प्रगति के पथ पर और अधिक गतिमान बना करके नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हरियाणा में सरकार चलाते हुए भारतीय जनता पार्टी को 11 साल हो गए हैं। मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे, लगभग 10 साल का कार्यकाल उनका रहा, और फिर उसके बाद बीच में जब मनोहर लाल छोड़ गए तो नायब सैनी आए। नायब सैनी अब पूर्ण रूप से उनको कार्यकाल मिला है, उन्होंने चुनाव जीता और उसके बाद अब सरकार की बागडोर उनके हाथ में है। नायब सैनी के अगर मैं कहूँ बहुत विश्वास पात्र और नज़दीकी में से अगर कोई कुछ लोग हैं तो उनमें सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में नाम आता है अशोक गुज्जर का। अशोक गुज्जर इस समय हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी में करीब 30 साल का, अगर मैं कहूँ तो 27 साल का इनका सफ़र रहा है। किस तरह से इन्होंने राजनीति की और भारतीय जनता पार्टी ही क्यों इन्होंने चुनी जब इन्होंने एंट्री की थी, इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अशोक जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैंने ओपनिंग नोट में कहा कि आप सैनी साहब के बहुत नज़दीकियों में से एक हैं, तो क्या मानूं कि किस तरह की आपको जिम्मेदारियां इस समय पार्टी में दी गई हैं और आगे आप सरकार के जो जिस तरह संगठन का काम देख रहे हैं, कहाँ देखते हैं भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार तो है और आगे लगातार गुजरात की तरह एक अभेद्य किला बन जाए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को जो भी काम देती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको बड़ी मेहनत, लगन और शिद्दत के साथ करने का काम करता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी का जहां संगठन अनुशासन पर आधारित है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में समर्पण की भावना है। उसी समर्पण की भावना से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी पद के लिए काम नहीं करता, वो काम करता है राष्ट्र उत्थान और कल्याण के लिए। उसी के निमित्त आज आप देखते हो कि भारतीय जनता पार्टी का एक दौर ऐसा भी था जब भारतीय जनता पार्टी के पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अगर था तो भारतीय जनता पार्टी का समर्पण भाव रखने वाला कार्यकर्ता, उसी के दम पर वो जनता के बीच में रहा और जनता को आभास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारों पर आधारित होकर के जनता के बीच में रहता है, लोगों की सेवा करने का काम करता है, लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं को उसकी घर तक, उसकी दहलीज तक पहुंचे उसके लिए प्रयास करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब दिन रात मेहनत करता रहा तो जनता को ये बात पसंद आई, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की सोच। तो इससे जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी और फिर इसके बाद प्रदेश में बनी और एक अच्छा शासन, जिसको सुशासन
के रूप में मैं कहना चाहूँगा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने जब देश और प्रदेशवासियों को मूलभूत सुविधाएं उनके घर पर, उनकी चौखट पर, उनकी दहलीज पर देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर क्या काम आपको लगता है कि इन 11 सालों में भाजपा ने या भाजपा जो सरकार चला रही है उसने ऐसा किया जिससे आप और आप जैसे बहुत से लोग जो हैं वो बीजेपी की तरफ मुड़े? देखिए, सबसे बड़ा तो एक परिवर्तन आया योग्यता के आधार पर नौकरियां। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी पंचकुला के अंदर आए और जिसमें पुलिस के 5000 जवान ट्रेनिंग से पास आउट हुए जी। और जैसे वो उनको पास आउट किया गया और वो कार्यक्रम संपन्न हो गया, उसके बाद भी वो जवान तुरंत डीजे लगा करके उस पर थिरके, उनके अंदर जो जोश था, जो उत्साह था, वो इस प्रकार का था कि वो एक सामान्य परिवारों के बच्चे थे। उसके माता पिता ने कभी किसी नेता के पास जाकर के गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा, पर्ची नहीं। उसके माता पिता ने कहीं जाकर के किसी नेता के पास जाकर के ये नहीं कहा कि आप मेरे बच्चे को नौकरी लगवा दो, कहीं उसने जमीन नहीं बेचनी पड़ी, जायदाद नहीं बेचनी पड़ी। उसका बच्चा कोचिंग सेंटर में जाकर के उसने कोचिंग ली, अपनी पढ़ाई अच्छे से और परीक्षा 1 नंबर की अव्वल दर्जे की उसने पास करके और उसको सीधा उसकी सिलेक्शन हुई। ये जो खुशी है ये केवल उन 5000 जवानों के ट्रेनिंग से पास आउट होने की नहीं है। लाखों ऐसे हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं जिनको इन 11 सालों में नौकरी देने का काम हमारे उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने और वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने दिया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन। और फिर उसके बाद कहा गया कि भाई जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर उस परिवार को मिले जो 2014 से पहले कांग्रेस और इनेलो की सरकारों में वो परिवार उसका शोषण हुआ, वो परिवार शोषित था, पीड़ित था, मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। उन सब सुविधाओं को उनके घर की दहलीज पर, चौखट पर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार ने किया है। इसी का परिणाम है 2014, 2019 और 2024 जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बनाई और उसका परिणाम आज आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में जो वादे करती है उनको पूर्ण करने का काम है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि जैसे ही मैं दूसरी बार इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लूंगा तो उसी दिन अपनी कलम से 25,000 प्रतिभावान युवाओं को जो योग्यता के आधार पर आगे आए हैं उनको एक कलम से सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। और ठीक उसी दिन उन्होंने वो काम करने का काम किया। तो इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। पर्ची खर्ची का जिक्र आपने किया कि योग्यता के आधार पर मिलता है और अमित शाह खुद आए थे जब हरियाणा तो उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि पहले पर्ची और खर्ची होती थी, अब बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को नौकरियां मिलती हैं। तो आपको लगता है कि ये जो तीसरी बार का आप लोग इतिहास रचने में कामयाब हुए हैं, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ी यही एक चीज़ लगती है सरकार का काम जिसकी वजह से लोग और हरियाणा की जनता आपकी तरफ डाइवर्ट हुए? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं, जैसे सड़कों का जो हर तरफ से हमारे इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवे निकल करके गए हैं। हरियाणा प्रदेश ने उन्नति की है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज देने का काम हरियाणा की नायब सरकार ने, हरियाणा की मनोहर सरकार ने करने का काम किया है। हर 25 किलोमीटर पर लड़कियों के लिए गर्ल कॉलेज खोलने का काम किया है। मूलभूत सुविधाएं हर दहलीज पर, हर चौखट पर पहुंचाने का काम किया, जिसके लिए वो परिवार दफ्तरों के चक्कर काटता था। दफ्तरों के चक्कर काटने का काम कम किया। जैसे हमारी बुढ़ापा पेंशन है, जैसे ही व्यक्ति 60 वर्ष का होता है तो उसकी वो बुढ़ापा पेंशन लग जाती है और तुरंत उसके मोबाइल फ़ोन में घंटी बजती है और उससे एक अकाउंट लिया जाता है और उस अकाउंट के अंदर उसकी वो पेंशन उसके खाते में डाल दी जाती है और जब उसका मन हो जा करके वो अपने नज़दीकी बैंक से जा करके उस पेंशन को ले लेता है। इस प्रकार से अनेक योजनाएं हैं जिनका लाभ इस चुनाव के दौरान
भारतीय जनता पार्टी को मिला, हमारी सरकार को मिला। हमारी सरकार के कार्यों की सराहना हुई, प्रशंसा हुई। बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, चाहे वो पिछले काफ़ी लंबे समय से, चाहे वो कांग्रेस में हो, इनेलो में हो, उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कहा, अपने दादा दादी को कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें मुझे योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। हमारा सारा परिवार, हमारे जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहन है मेरी, जो मेरे अंकल हैं, जो मेरी बुआ जी हैं, वो सब एजुकेटेड हैं, तो वो उन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं। और जब जैसे ही अगर नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो योग्यता के आधार पर मेरा छोटा भाई भी नौकरी लगेगा, मेरी बुआ को नौकरी मिलेगी, मेरे भाई को नौकरी मिलेगी, मेरी भाभी को नौकरी मिलेगी। और इसके लिए आपने किसी के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। केवल फार्म भरने का 100 रुपया लगता है। जब वो एग्जाम देने के लिए जाता है तो उसका जाने का और आने का किराया हरियाणा सरकार वहन करती है। और जब वो अच्छा एग्जाम दे करके आता है, और जब वो एग्जाम दे करके जब उसकी की आती है 4-5 दिन के बाद, वो अपना पेपर खुद चेक करता है। उसको पता चलता है कि 100 नंबर में से मेरे 77 नंबर हैं, मेरे 81 नंबर हैं। वो अपना पेपर खुद चेक करता है और तुरंत उसको फिर जब आगे रिजल्ट आउट होता है तो उसको पता चलता है। वो सुबह उठता है और जैसे वो रात को या सुबह जैसे लिस्ट आउट होती है और वो देखता है कि मेरे इसके अंदर सिलेक्शन हो गई है, तो मिठाई लेकर के अपने माता पिता के आगे रखता है और कहता है कि आज आपका बेटा लाइनमैन लग गया, क्लर्क लग गया, रोडवेज में ड्राइवर लग गया, कंडक्टर लग गया, सब इंस्पेक्टर लग गया, प्रोफेसर लग गया, लेक्चरर लग गया, जेबीटी टीचर लग गया। तो इस प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार ने हरियाणा प्रदेश तो चुनाव से पहले आपको लगता था कि ऐसा मैंडेट मिल जाएगा आप लोगों को? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस तो कहती है कि आप लोगों ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। मैं यही बात कहता हूं कि कांग्रेस कहती है कि वोट चोरी, वो इस वोट चोरी का रोग अलाप रहे हैं। लेकिन जब आप देखते हो कि हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, जैसे उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर संभाली, उन्होंने तुरंत हरियाणा प्रदेश वासियों से फोन पर आकर के, टीवी पर आकर के, चैनल्स पर आकर के, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन्होंने आह्वान किया, रैलियों में जाकर के आह्वान किया कि हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने से, किसी भी गांव से, किसी भी शहर से, किसी भी वार्ड से अगर कोई परिवार को कोई भी समस्या हो, किसी व्यक्ति को समस्या हो, तो मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। और मैं बड़े विश्वास के आधार पर कहता हूं, अगर हरियाणा प्रदेश का आज किसी भी कोने का व्यक्ति आज सुबह ये सोचता है कि मुझे आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से मिलकर के अपनी समस्या बतानी है, तो वो तुरंत लैंडलाइन नंबर डायल करता है और वहाँ से उसको तुरंत जवाब मिलता है कि आज ही आप शाम को आ जाएं। अगर आपकी दूरी ज़्यादा है तो कल सुबह आप 8 बजे आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिले। हमें अक्सर देखने को मिलता है कि हजारों लोग मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री जी उनकी बाजू पकड़ करके, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करते, उनकी बाजू पकड़ करके उनकी बात को सुनते हैं और उसकी जो दरख्वास्त है, जो एप्लीकेशन है, उसको तुरंत लेकर के वहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम बैठाई है, उसको देने का काम करते हैं। और वहाँ पर नंबर लग करके तुरंत वो संबंधित जिले के अंदर जाता है और जिले के अंदर सभी हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जितने हमारे डीसीज हैं, उनको एक मैसेज दिया हुआ है कि हफ्ते के अंदर 2 दिन समाधान शिविर लगेगा। उसमें वो जाते हैं और वो उनको कॉल जाती है और वो तुरंत समाधान शिविर में पहुंचते हैं और वहां संबंधित विभागों के अधिकारी बैठे होते हैं और तुरंत उसकी समस्या का समाधान और निराकरण करने का काम करते हैं। अगर किसी की तुरंत की समस्या है, वो अर्जेंट होने वाला काम है, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत मुख्यमंत्री निवास से फोन करके उसका समाधान और निराकरण करने का काम करते हैं। जब इस प्रकार की भाव और भावनाएं जनता की डायरेक्ट हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से जुड़ चुकी हैं, उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी जी से जुड़ चुका है। आप देखते हो, आपने देखा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वीर बाल दिवस पर कुरुक्षेत्र से चलते हैं, हिसार पहुंचते हैं, हिसार से चलते हैं, सिरसा पहुंचते हैं और सिरसा से चलते हैं तो पंजाब में एंटर करते हैं और रास्ते में जहां कहीं भी उनको लोग मिलते हैं, चाहे वो आग सेक रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई वैसे कहीं पर अपने खेती के काम से कोई खड़ा है, तो वहाँ पर रुकते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं। इस प्रकार से वोट चोरी होती है। ये वोट चोरी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोटे छोटे कार्यक्रमों में
मैं आपको बड़े विश्वास के आधार पर कहता हूं कि क्या आपने कभी किसी कांग्रेसी को ब्लड डोनेट करते हुए देखा है? क्या आपने किसी कांग्रेसी को पौधारोपण करते हुए देखा है? क्या आपने किसी कांग्रेसी को झाड़ू उठा करके स्वच्छता अभियान चलाते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी कांग्रेसी को भारत माता की जय बोलते हुए देखा है? क्या आपने किसी कांग्रेसी को वंदे मातरम बोलते हुए देखा है? नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ब्लड डोनेट करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झाड़ू उठा करके सफाई करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने महापुरुषों की जो प्रतिमाएं उनके जिले में, गांव में, वार्ड में लगी हुई हैं, उनकी सफाई करता है, उनको नमन करता है, उनको पुष्पांजलि देता है। तो इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का जो लगाव जनता के साथ है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार से वोट चोरी। तो क्या जनता का लगाव 2019 के चुनाव में कहीं चूक गया था, आपको लगता है? क्योंकि बहुमत नहीं आ पाया, 6 सीटें पीछे रह गई भारतीय जनता पार्टी और आपको जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि कई बार जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस जिस प्रदेश के अंदर हैं, वहाँ पर अगर कहीं पहली बार सरकार बनी है तो दूसरी बार कहीं ना कहीं उस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने में दिक्कत आती है, या तो उस दूसरे प्लान में सरकार भारतीय जनता पार्टी बना ही नहीं पाती। अगर बन जाती है दूसरी बार तो फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार 4, 5, 6, 7 प्लान तक लगातार कंटिन्यू काम करती है। क्योंकि कई बार कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, वो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं, ऐसे ऐसे तथ्य ला करके उनके सामने खड़ा कर देती है जो तथ्य निराधार हैं, जिनका कोई बेस ही नहीं है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फिर भी जनता के बीच में रहता है, लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर भी एक बार सरकार चलाने के बाद दूसरी बार लगातार इतना मैंडेट नहीं आया जितना भारतीय जनता पार्टी का आया। तो केंद्र में ऐसा क्या हुआ? 2 बार आप लोग पूर्ण मेजोरिटी के साथ थे, तीसरी बार 240 पे सिमट गए। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप लोग सभी प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो वो अल्पमत की सरकार हो जाती है, फिर वहाँ भी सहारा लेना पड़ता है। वहाँ 2 साल लगातार चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी ने। कमियाँ कहाँ रह जाती हैं? क्या इस पर आप लोग मंथन करते हैं? और आप तो वैसे भी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति फैसले नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी में जो फैसले होते हैं, संगठन का नेतृत्व भी सामूहिक रूप से फैसले लेता है। जहां पर जीत होती है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समीक्षा करता है, और जहां पर किसी कारणवश किसी प्रदेश के अंदर चुनाव हार जाते हैं तो वहां पर भी समीक्षा होती है, और या जहां पर किसी प्रदेश के अंदर कम सीटें आती हैं तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समीक्षा करता है और उसके अंदर जो कमियां खामियां नजर आती हैं उनको दूर करने का काम करता है। जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने और फोकस करने का काम किया है। हरियाणा में क्या समीक्षा की? 5 सीटें हार गए आप। 19 में 10 की 10 सीटें जीते थे, 24 में 5 सीटें हार गए। समीक्षा क्या की और रिजल्ट क्या निकला? देखिए, उसकी समीक्षा ये हुई कि कहीं ना कहीं विपक्ष वोटर को अपनी तरफ डाइवर्ट करने में सफल हुआ, वोटर को गुमराह करने में, कि वो ये तो अगर सत्ता में आए ये संविधान को खत्म कर देंगे, ये तो संविधान को बिल्कुल ही बदल करके रख देंगे। ऐसा तो आप ही के नेता ने बोला था। आपके जो वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, अगर आप जिसकी बात कर रहे हैं अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, प्रत्याशी थे, उन्होंने बोला था कि आप हमें 400 सीटें जितवाइए, हम संविधान बदलेंगे। देखिए, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि विपक्ष ने इस बात को जनता के बीच में ला करके उनको गुमराह करने का काम किया। लेकिन आप देखते हो कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब सदन के अंदर जाते हैं तो हमारे श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नतमस्तक होकर के, उनको पुष्प अर्पित करके, उनके समक्ष संविधान के पर नतमस्तक होकर के उसका सम्मान करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। जो संविधान B.R. अंबेडकर जी ने हम सबको, इन देशवासियों को दिया है, उसके ऊपर चलते हुए, उसकी पालना करते हुए इसको, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी आप देखोगे कि जैसे ही हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा का सत्र चला, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके, उनके चरणों में नतमस्तक होकर के संविधान का सम्मान करते हुए फिर वो सदन की कार्रवाई में भाग लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है। आपने जिस प्रकार से कहा कि हमारी 5 सीटें कम आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन मंथन किया, समीक्षा की कि विपक्ष इस बात को लेकर के जनता को गुमराह करने में कुछ हद तक सफल हुआ,
तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ और जोश के साथ और उत्साह के साथ और अधिक ऊर्जावान होकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में फिर गया विधानसभा के चुनाव से पहले और लोकसभा के चुनाव के बाद कि जो कांग्रेस ने और अन्य विपक्षी पार्टियों ने जो ये भ्रम फैलाया था, ये आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की नायब सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम नहीं करेगी। संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जब लोगों को ये बात समझ में आई, फिर हमारी सीटें बढ़कर के फिर 48 आई। लगता है इस लोगों को समझा पाने में कामयाब हुए और अगली बार विपक्ष ना बरगलाए, इसके लिए क्या प्लान है? अभी से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। जैसे अभी बिहार के चुनाव आए, बिहार के चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आया, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल अति उत्साहित नहीं हुए। जैसे ही सहयोगी दल के हमारे नीतीश कुमार जी ने शपथ ली, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक 4 सदस्यीय कमेटी बना करके उनको पश्चिम बंगाल भेजने का काम किया और वहाँ पर बहुत से कार्यकर्ता उस चुनाव में लगेंगे। वहाँ की स्थिति को समझ करके, वहाँ रणनीति बना करके, लोगों के बीच में जा करके फिर लोगों को मोटिवेट करेंगे, फिर लोगों को बताने का काम करेंगे कि आपका हित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। आपके परिवार की सुरक्षा, आपके बच्चों का, आपके परिवार का उत्थान और कल्याण भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। वो उनको समझाने का काम करेंगे। और आप देखते हो कि आपने बिहार के अंदर भी देखा होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जाते हैं। उनको कोई कहता है जी आप किश्ती में सवारी करो, जब वो किश्ती में सवारी करता है राहुल गांधी, तो पीछे से कोई कहता है सर इसमें आप छलांग लगा दो, मछुआरों के बीच में। वो छलांग लगा देता है, फिर बाद में उनको डांटता है आपने बिना मतलब छलांग क्यों लगाई। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का वहाँ का प्रदेश का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का किसी स्टेट का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का मंत्री वहाँ पर जाकर के किसी रेडी फड़ी वाले के पास रुकता है, उससे अपील करता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी आपके हित के लिए ये काम करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा मंत्री, इवन हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हमारा मुख्यमंत्री भी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के मतदाताओं से हाथ जोड़ करके अपील करता है, निवेदन करता है। वो भ्रम फैलाने का काम नहीं करता, वो ड्रामा नहीं करता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से वोट चोरी करती है कि जनता से सीधा कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी का है। और जो ब्राज़ील की महिला के जो वोटर आईडी यहाँ पर निकले, क्या लगता है वो भी फेक है आरोपों की तरह? जिस तरह आप कह रहे हैं कि आरोप सारे फेक हैं, ये गलतियाँ चुनाव आयोग की हैं, BLOs की हैं, सारा एक ही प्रक्रिया है, या कहीं ना कहीं कोई फर्जीवाड़ा अंदर ही खाते चल रहा है? आपको क्या लगता है कि इसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि एक सामान्य मतदाता के मन में तो ये सवाल उत्पन्न होता है ना कि ब्राज़ील की महिला है, एक घर में 5-5 हज़ार वोटर कैसे बन रहे हैं? देखिए, जो SIR की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी लोगों के बीच में जाकर के एक बात कहता है कि हमारे इस बूथ के अंदर, किसी भी परिवार के अंदर अगर किसी सदस्य की किसी कारणवश डेथ हो गई है तो उसकी वोट कटनी चाहिए कि नहीं कटनी चाहिए। या उस परिवार के अंदर, जैसे अब शादी का सीजन है, हमारे इस परिवार का कोई लड़का किसी गुड़िया को के साथ शादी करके वो हमारे यहाँ पर पुत्रवधू के रूप में हमारे परिवार में आती है, तो उसकी वोट यहाँ पर बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। और जहाँ वो अगर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ अगर उसकी वोट पहले बनी हुई है तो वहाँ से कटनी चाहिए कि नहीं कटनी चाहिए? तो यही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसका शुद्धिकरण हो, इसकी गहन परीक्षण हो इसके ऊपर। और कैसे हो कि एक व्यक्ति की एक जगह पर वोट हो, एक परिवार के अंदर हो सकता है, गांव के अंदर एक परिवार है, वो संयुक्त परिवार है, हो सकता है उसके अंदर 15 वोट भी मिल सकती हैं, गांव में 20 वोट भी मिल सकती हैं, ज्वाइंट परिवार 500 वोट मिल सकते हैं? नहीं, 500 वोट नहीं मिल पलवल में मिला है, अगर मिला है तो जिलाध्यक्ष देखना, उन्होंने वहां पे देखा है उन्होंने। देखो, अगर देखो परिवार, मैं हरियाणा की पृष्ठभूमि बताता हूं, परिवार एक अलग प्रक्रिया है और कुणबा एक अलग है। कुणबा बहुत बड़ा होता है, सबका एड्रेस एक ही होगा।
कुणबा एक, मैं फिर बताता हूं, जैसे एक दादा के 5 बेटे हैं, जी उसके आगे आगे फिर उसके बेटे हैं 2-2 3-3, आगे फिर उनकी पुत्र वधुएं हैं, आगे फिर पोता पोती आगे और हैं, तो वो एक कुणबा है। परिवार एक 5 सदस्यों का, 6 सदस्यों का, 8 सदस्यों का गांव में होता है, लेकिन जो कुणबा होता है वो 20-20 30-30 घरों का कुणबा होता है। अगर उस कुणबे की वोट को काउंट किया है तो उसके ऊपर भी जांच चल रही है अभी। जो मतलब ये इन जो चीजों जो पर ठीक होगा उसको ठीक होना स्पष्ट चाहिए, आना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट आना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, चुनाव आयोग भी यही कहता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी ये कहता है। अगर कहीं भी किसी भी उस पर गलती, किसी कारणवश भी है, मिस्टेक है, कुछ भी है, उसको दुरुस्त करो। मानना तो चाहिए, एडमिट करना चाहिए। चुनाव आयोग तो एडमिट ही नहीं कर रहा। चुनाव आयोग यही तो कहता है जी कि भी आप एक व्यक्ति की एक जगह पर वोट हो। लेकिन आपके सांसद हैं, ये पहले दिल्ली में वोट डालते हैं, फिर जाके बिहार में वोट डालते हैं 6 महीने के भीतर भीतर। देखिए, मैं इसी बात पे कहता हूं, क्या ये सही है? इसको आप देखिए सही मानते हैं? मैं एक बात कहता हूं कि एसआईआर का मतलब ही यही है। एसआईआर में चुनाव आयोग भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहा है, हरियाणा की सरकार भी गंभीरता से ले रही है, और अन्य प्रदेशों की सरकारें भी ले रही हैं। लेकिन वो जहां पर कोई ऐसी सरकार है जो जीतती ही फर्जी वोटों पर है, वो कहती है कि ना ये काम मत करो। लेकिन ये तो सभी पार्टियों के लिए एक बराबर बात है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ होगी तो उसकी वोट कट जानी चाहिए। कोई नई सदस्य हमारे परिवार के अंदर आया है, वो मैरिड होकर के आया है, उसकी मैरिज हुई है, तो वो जुड़ जाना चाहिए। या हमारा कोई बच्चा ऐसा है जो 18 साल का हो जाता है, उसकी वोट बढ़ जानी चाहिए। इस पे एक सवाल और बनता है कि बिहार में विपक्ष आरोप लगाता है कि 60 लाख वोट काट दिए गए, एक वोट नहीं जुड़ा। क्या परिवार में एक सदस्य ऐसा नहीं मिला जिसका वोट बनवाया जा सके? देखिए, ऐसा तो तो नहीं क्या हो सकता। एसआईआर में गड़बड़ी है या दावों में गड़बड़ी है? देखिए, एसआईआर में तो गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। हम 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट यूपी में काट दिए गए और योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि वोटर हमारे कट रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूं जी कि हम चुनाव आयोग के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। चुनाव आयोग अच्छी प्रक्रिया अमल में ला करके इस कार्रवाई को कर रहा है, लेकिन ये सभी पार्टियों के लिए बराबर बात है। अगर किसी व्यक्ति की वोट जुड़ती है तो उसको वोट देने का राइट है, वो किसी भी पार्टी को दे सकता है, वो सबके लिए बराबर बात है। ठीक। किसी की वोट कटती है, सपोज करो उसका नुकसान हम मानते हैं कि भाई ये फलां सदस्य है, इसकी डेथ हो गई है और इस वजह से इसकी वोट कट गई, जी तो हो सकता, वो तो सभी पार्टियों के लिए उसका नुकसान है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हरियाणा में भी आने वाला समय है, और इस तरह से वोटिंग, जिस तरह से वोटर्स काटे जा रहे हैं लिस्ट में से, आप लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वोटर कट जाए, या जो कट रहा है वो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसको आंख मूंद के मान लिया जाए सही कर रहा है? देखिए, जो चुनाव आयोग की जो ये प्रक्रिया है, ये बिल्कुल ठीक प्रक्रिया है, और वो वोट चाहे बीजेपी के कटे या अन्य पार्टियों के कटे, अब जो कोई रूल है वो सभी के लिए बराबर है, और सभी पार्टियों को उसको मानना भी चाहिए और उसका स्वागत भी करना चाहिए। अब हम अभी 2029 में चुनाव होने हैं जी, हम उसको कैसे कह देंगे कि व्यक्ति जाएगा और जाकर के कमल के फूल के सामने वाला बटन ही दबाएगा? बिल्कुल ठीक। वो किसी भी पार्टी का दबा सकता है, वो तो उसका अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग करे। चुनाव आयोग यही कहता है, और इसको सभी पार्टियों को सम्मान के साथ इसको मानना चाहिए। अच्छा, विपक्ष के जो भूमिका है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस विपक्ष में आज सबसे बड़ी पार्टी है, बाकी तो इनेलो के पास 2 ही सीटें हैं और कुछ बचा ही नहीं है। आपको लगता है कि कांग्रेस विपक्ष की सही ढंग से भूमिका निभा पा रहा है, और जिस तरह से सरकार को घेरना चाहिए उस तरह से सदन में घेर पा रहा है? देखिए, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास 37 सीटें होने के बावजूद भी कमजोर विपक्ष है, क्योंकि अभी जो हमारा सेशन शुरू हुआ इसमें ही उन्होंने विधायक दल का नेता चुना, विपक्ष का नेता ही नहीं चुना गया। और अब वो इसी सेशन के दौरान अभी वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लेकर के आए, और उस अविश्वास प्रस्ताव में कौन लेकर के आएगा? उसको विधायक लेकर के आएंगे। विधायक 37 हैं और उस अविश्वास प्रस्ताव पर विधायक साइन करते हैं 32। विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक दल का नेता, उसके साइन नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं कि प्रस्ताव आना चाहिए, 18 विधायक होने चाहिए, वो तो हम तो 32 हैं फिर भी। लेकिन विपक्ष जो है वो
कांग्रेस पार्टी जो है वो भी धड़ों में बटी हुई है। हम्म, शैलजा का अलग ग्रुप हो गया, भूपेंद्र हुड्डा का अलग ग्रुप हो गया, रणदीप सिंह सुरजेवाला का अलग ग्रुप। धड़ेबाजी तो बीजेपी में भी है। फरीदाबाद में दो मंत्री उद्घाटन करते हैं एक ही लाइब्रेरी का। कोई कारण हो सकता है, कैसे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का देखो, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा इसमें। मार्च 2024 में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहूंगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर कहूंगा, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि उस समय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और तय होता है सभी जाकर के गवर्नर साहब के पास जी, जाकर के रिजाइन देते हैं, बिल्कुल। सभी मंत्रीगण देते हैं और वापिस आ जाते हैं। और शाम को 5 बजे उसी दिन उस समय हमारे माननीय सांसद आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर किसी कार्यकर्ता ने, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, हजारों दिग्गज नेता हैं, लाखों नेता हैं, किसी की कोई बयानबाजी नहीं आती। अनिल विज नाराज हुए थे, तस्वीरें मुझे याद हैं। कोई नाराज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेने के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद कुछ व्यवस्थाएं भी होती हैं, उसके बाद सेशन भी हुआ 1 दिन का। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अनिल विज जी के घर जाते हैं और अनिल विज जी उनको आशीर्वाद देते हैं, बुके लेकर के उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई कितनी बड़ी जिम्मेवारी पर हो, उसको सहर्ष स्वीकार करता है। उसके अंदर अहंकार की भावना नहीं होती, कोई गुटबाजी नहीं होती, कोई धड़ेबाजी नहीं होती। अगर बहुत बड़े पद पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है कि उस स्थान पर किसी दूसरे कार्यकर्ता को यह जिम्मेवारी दी जाती है, तो उसको भी सहर्ष स्वीकार करता है। ये समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, और हरियाणा इसका सबसे बड़ा तुरंत का भी उदाहरण है। बिल्कुल। अभी तो आपके जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष लगे हैं वो भी उदाहरण है। नितिन नवीन जी उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। बिल्कुल। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, और इसका जो कार्यकर्ता है वो अनुशासन में रह करके काम करने वाला कार्यकर्ता है। तो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो समर्पण भाव से काम करते हैं, समर्पित होकर के काम करते हैं। पद का, स्वार्थ का कोई लोभ नहीं है। काम करना, कर्तव्य के आधार पर करना, और लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, संगठन को मजबूत करना, और राजनीति भी राष्ट्र सेवा के लिए करना, ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है। एक सवाल और जहन में आ रहा है। विरोधी आपके कहते हैं कि सरकार मनोहर लाल चला रहे हैं, नायब सैनी तो सरकार चला ही दे रहे हैं। हालांकि इसका जवाब नायब सैनी ने दिया है। आप कैसे देखते हैं एक कार्यकर्ता के तौर पर और नायब सैनी सीएम साहब के नज़दीकी होने के नाते, कि क्या सीएम साहब को पावर है, वो डिसीजन ले रहे हैं, या ऊपर से चल रहा है कुछ? देखिए, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी पावरफुल मुख्यमंत्री हैं और हर चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझते हैं। जनता की नब्ज़ को समझने वाले मुख्यमंत्री हैं, और उनके आने से और अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी में बना, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया, और बहुत मजबूत और निर्णायक सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से आपने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का जिक्र किया, अपने सीनियर नेता से मार्गदर्शन प्राप्त करना कोई गलत बात नहीं है। उनसे विचार विमर्श करना कोई गलत बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मनोहर लाल जी से किसी विषय को लेकर के विचार विमर्श करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर गृह मंत्री जी से किसी विषय को लेकर के विचार विमर्श करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से विचार विमर्श करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जेपी नड्डा जी से और वर्तमान हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी से विचार विमर्श करते हैं, तो उसमें क्या गलत है? यही तो भारतीय जनता पार्टी की एक
खूबसूरती है, जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इस नीति पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सलाह चलता है। सबकी लेते हैं, डिसीजन खुद लेते हैं। बिल्कुल जी, सलाह सबकी लेनी भी चाहिए। देखिए, अच्छा विचार कहीं से भी आ सकता है, और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है। अन्य विपक्षी दलों में क्या है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा था जी वन साइड, कोई बुरा माने भला माने, जनता के हित में हो ना हो, उसको उसके परिवार के हित में फैसला होना चाहिए था, कर देते थे। लेकिन आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे बहुत ही पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं, और हरियाणा प्रदेश को प्रगति के पथ पर और अधिक गतिमान बना करके नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आप कैथल से संबंध रखते हैं, आप पुंडरी हलके से आते हैं। पुंडरी में, कैथल में और कुरुक्षेत्र, अगर मैं पूरे लोकसभा की बात करूं और आपके ज़िले की बात करूं, ऐसा क्या आपके प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए और जो जनहित के काम है वो आने चाहिए, ऐसी क्या आपने योजनाएं कुछ बनाई हैं जो आपने केंद्र में या प्रदेश की सरकार के सामने रखी हों कि वो हमारे एरिया को मिलनी चाहिए? देखिए, हमारे इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा विकास हो रहा है जी। माननीय मुख्यमंत्री उस समय जब आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने हमारे इस कैथल जिले के अंदर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय देने का काम किया, जो आज निर्माणाधीन है, और उसकी क्लासेस भी एक दूसरी बिल्डिंग में चल रही हैं पिछले 3-4 वर्षों से। इसके अलावा कैथल के अंदर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, जो मेडिकल कॉलेज ये लगाओ कि 27 में लगभग पूर्ण हो जाएगा, उसका उद्घाटन होने वाला है। तो ये एक बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका लाभ सीधा सीधा हम सबको मिलने का अवसर, मतलब कैथल की जनता को मिलने का अवसर मिला। इसके अलावा 3 से 4 जो गर्ल कॉलेज हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने देने का काम किया है। तो इस प्रकार की जो मतलब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा। अभी कैथल को कुछ चाहिए या सब कुछ मिल चुका है? कैथल को देखो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जनता की डिमांड आती है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाती है, और जो भी उनकी फिजिबिलिटी जो बनती है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी घोषणा करते हैं। लेकिन घोषणा केवल खाली घोषणा नहीं होती, उन पर तुरंत काम भी होता है। अगर उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती तो वो अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाती है। घग्गर आपके इलाके से निकलता है, सबसे प्रदूषित नदी हरियाणा से कही जाती है, कैंसर बांटती है, ऐसा कहा जाता है। घग्गर के उत्थान को लेकर आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या? आप लोगों के पास कोई प्लान है कि आने वाले समय में घग्गर जो कैंसर खास तौर पर कारक बन रहा है, चाहे वो पंजाब की सीमा से जुड़े इलाके हों या हरियाणा के जो बाकी इलाके हों, जिसमें फतेहाबाद सिरसा सबसे प्रमुख इलाका है, क्या उसके लिए आप लोग कोई रोड मैप बना रहे हैं? आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा सरकार उस पर काम कर रही है। अभी जो घग्गर नदी मतलब जो है, उस पर जो पिछली वर्ष जो उस पर काम शुरू होना था, उसके आपने देखो हरियाणा के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी सबसे ज़्यादा बारिश हुई, बाढ़ का माहौल भी उसी एरिया में हुआ है। जिस प्रकार से पंजाब में बहुत दिक्कतें और परेशानियां आई, एक तरह से प्राकृतिक आपदा ही हम उसको कह सकते हैं, तो उसके साथ साथ जो हमारा जो गुला चीका जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, वो बिल्कुल पंजाब के साथ सटा हुआ है। तो उसमें घग्गर भी बिल्कुल उफान पर रही, और उसमें उस घग्गर नदी में आपने देखा होगा कि कई जगह से वो मतलब खराब भी हुई है, बीच में उसके वो जो साइड हैं, जो किनारे हैं, वो टूट भी गए थे। उनको ठीक करने का काम भी सरकार ने काम किया, और अब उसको और अधिक ठीक करने का काम हरियाणा सरकार कर। तो जो फैक्ट्रियां जो वेस्ट मटेरियल डाल रही हैं, जो पानी डाल रही हैं बिना ट्रीट किए, और जो नॉर्म्स बनाए गए हैं सीपीसीबी द्वारा, उसको दरकिनार कर रहे हैं, उन पर एक्शन लीजिए। कुछ आप लोग आगे सरकार को लिख रहे हैं इस पर काम कर? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं कि जो वो प्रदूषित जो जल है उसके अंदर वो जाता है। उस पर हमारी सरकार बड़ा एक्शन ले रही है, और उस पर कईयों के ऊपर कार्रवाई भी की है, और धीरे धीरे इसके ऊपर और सख्ताई करके हरियाणा की नायब सरकार उसको बहुत अच्छा करने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने अपनी बातें रखी हैं, सरकार का पक्ष रखा। तो ये अशोक गुज्जर हमारे साथ थे। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं 11 साल में, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो हरियाणा में हो, उसका यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया। लेकिन विरोधी जिस तरह से बोलते हैं कि चोरी की सरकार है या वोट चोरी है, उन सब पर भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब धरातल पर आप लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो वोट, लोगों का वोट नहीं मिलेगा, फिर आप उसको चाहे वोट चोरी क्यों ना कहें। लेकिन हरियाणा की जनता
क्या वो भाजपा को इसी तरह से सत्ता के शीर्ष पर, सिंहासन पर बैठाए रखेगी, या 29 के चुनाव जब आएंगे, बेशक अभी दूर है, तो उसमें कुछ तस्वीर बदलती नजर आएगी? ये देखना होगा, भविष्य के गर्भ में है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।